कि मतलब यूएनओ क्या है? तो अगर हम बात करते हैं यूएनओ की, तो ये एक वैश्विक संस्था है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी 1945 में, जिसके 193 राष्ट्र सदस्य हैं। तो उसी के 6 अंग हैं, जिसमें से एक अंग है यूएनएससी। तो यूएनएससी में 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 10 अस्थायी हैं और 5 स्थायी हैं। 5 ये आपके अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, रसिया और चाइना हो गया। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं। इनके पास एक खास किस्म की पावर है जिसे वीटो पावर कहते हैं। यूएनओ जो चलता है वो यूएन चार्टर के तहत चलता है। तो यूएन चार्टर का जो आर्टिकल 27 है उसके तहत वीटो पावर दी गई सिर्फ 5 राष्ट्रों को, जिनका हम नाम ले चुके हैं। ये वैसा ही है जैसा कि प्रीतम जी ने बताया कि अगर कोई रथ चल रहा है, वो 5 लोग अगर उसे चला रहे हैं, एक ने भी अगर अपनी लगाम रोक दी तो वो रथ वहीं रुक जाएगा। या फिर यूँ समझ लें कि हमारा ये ग्रुप है, इसमें से हम सभी सहमत हैं, लेकिन सिर्फ इन्होंने वीटो पावर कर दिया तो ये सेशन बंद हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो 193 देश में से 192 देश अगर सहमत हो भी जा रहे हैं, एक देश जो वीटो पावर वाला है वो सहमत हो गया तो असहमत। तो आज तक लगभग 200 प्रस्ताव को खारिज किया जा चुका है वीटो पावर के माध्यम से। उसमें से कई महत्वपूर्ण भी थे, कुछ जलवायु परिवर्तन से संबंधित थे, कुछ इजराइल फिलिस्तीन से संबंधित थे। यहाँ तक कि 1959 में जब तिब्बत को चीन ने हड़प लिया था, उसके बावजूद भी उसने उसे अपने वीटो पावर की ताकत से ही बचाया। तो दूसरी तरफ जिनके पास वीटो पावर नहीं है, उनका क्या किया जाता है कि उनके देश में घुसकर मार दिया जाता है, जैसे ईरान में होता है, वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जैसे दखल देना होता है। तो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। तो इससे कम से कम हमें समझ में आया होगा कि वीटो पावर क्यों महत्वपूर्ण है। तो अब चर्चा ऐसी चल रही है कि भारत को भी वीटो पावर दी जाए। तो भारत को दी जाए, इससे पहले तो यही चर्चा की हम बात करेंगे कि आखिर यूएनओ किसी भी देश को दे ही क्यों, वीटो पावर क्यों दे। आखिर यूएनओ अपने में कोई संशोधन या कोई बदलाव करे ही क्यों। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यूएनओ वो संस्था है जो 1945 में हुई, या फिर यूँ कह लें कि यूएनओ एक ऐसे बच्चे की तरह है जो ऐसा कपड़ा पहनना चाहता है जिसे उसने अपने जन्म के समय पहना था, लेकिन अब वो 75 साल बड़ा हो गया। तो यूएनओ का कुछ इसी तरह का रूप है। तो अब क्या है, विश्व व्यवस्था बदली है, चाहे आर्थिक स्थिति पर देखें आप, चाहे भौगोलिक स्थिति पर देखें, कई सारे देश नए नए इवॉल्व हुए हैं। 1945 के समय में जितने राष्ट्र थे, आज उससे 54 राष्ट्र आज़ाद हो चुके हैं। दूसरा क्या हुआ है कि अब समस्याएं बढ़ रही हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं, जैसे जलवायु परिवर्तन है, तो कभी नदी विवाद, कभी किसी तरह का विवाद, स्पेस को लेकर विवाद, साइबर क्राइम को लेकर विवाद। तो इस तरह के कई विवाद भी बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूएनओ पर जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। एक चीज़ ये भी है कि कहीं ना कहीं जो वीटो पावर का जो मसला है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मतलब विजित राष्ट्र हैं, जिन्होंने जीते हुए राष्ट्र हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पराजित राष्ट्रों पर ये थोप दिया है। एक तरह से अगर हम कह सकते हैं कि जो संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की बात करता है, वही सबसे बड़ा तानाशाह बना बैठा है, सबसे बड़ा तानाशाह वही बना बैठा है। तो ये जो कारण है, कहीं ना कहीं वैश्विक परिदृश्य में जो परिवर्तन आ रहे हैं, इसके ही कारण कहीं ना कहीं हमें समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिए। तो इस वजह से मांग उठ रही है कि परिवर्तन किया जाए। अब परिवर्तन किया जाए तो इसकी मांग कर कौन रहा है? इसकी मांग कर रहा था भारत, लेकिन भारत अकेले करेगा तो दिक्कत आएगी। अकेले आएगा तो वो तो एकदम डांट कर फटकार देंगे कि जाओ। तो उसने क्या किया, 2005 में एक G4 बनाया, जिसके सदस्य थे ऐसे सदस्य जो प्रबल दावेदार हैं वीटो पावर लेने के। उसमें जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और अपना भारत, 4 लोग हैं। तो ये लोग मांग करते हैं कि हमें भी वीटो पावर मिले। अब प्रश्न उठता है कि भारत को ही क्यों मिले? भारत दावा करता है कि हमें मिले। तो सबसे पहले अगर आप भारत का स्वरूप देखें तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और यूएनओ जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करता है, लोकतांत्रिक आदर्शों की बात करता है। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। दूसरा, भारत में डाइवर्सिटी है हर तरह की, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे जियोग्राफिकली हो, या फिर आप धर्म और जाति किसी भी आधार पर देखें, तो डाइवर्सिटी का सम्मान करने वाला देश है। तीसरा देखा जाए तो सेकुलरिज्म, शायद ही विश्व का कोई ऐसा धर्म हो जो भारत में ना हो। विश्व में जितने भी आपको धर्म के चरित्र दिखते हैं, वो आपको उसके चित्र आपको भारत में दिख जाएंगे। तो ऐसा है। दूसरा क्या है कि भारत इन परिप्रेक्ष्य में तो काफ़ी शानदार है ही, और वो वैश्विक अगर स्तर पर देखा जाए तो वो
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करता है, वो राष्ट्रीय अखंड मतलब हर देश की जो अखंडता है उसका सम्मान करता है, वो हर देश की संप्रभुता का सम्मान करता है। वो जितनी भी वैश्विक संस्थाएं हैं, उनके नियम हैं, उनके जो मतलब उनके जो आदर्श हैं, उनका सम्मान करने वाला देश है। और एक वैश्विक व्यवस्था जो है वो शांति से चले, सहिष्णुता से चले, संवाद से चले, इसका प्रबल दावेदार भारत है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक देन उसकी जो भारत की है, वैश्विक जो उसके मूल्य हैं वो काफ़ी उन्नत हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं एक जो तीसरी दुनिया है, जब दो धड़ों में कोल्ड वार के समय बट गया था, एक यूएसए एक अमेरिका, तो उस समय कहीं ना कहीं भारत एक था जो तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था, जो विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जो एक तरीके से कहा जाए वंचित देशों का अगर एक अघोषित नेता है तो वो भारत है। और अगर उसके अलावा देखा जाए तो भारत ने कभी भी अपनी तरफ से कोई युद्ध नहीं किया, किसी को सताया नहीं, ना कुछ किया। जितनी भी मदद हो सकती थी, चाहे वो यूक्रेन रसिया के बारे में देखा जाए तो यूक्रेन को मदद करना हुआ, कोविड-19 के समय देशों को मदद करना हुआ, अपने जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे अच्छे से बनाए रखना, वो सारी चीज़ें करता है। ये तो हो गया। फिर अगर यूएनओ और भारत के संबंध के रूप में देखें तो 1945 में स्थापना के समय से ही जो 51 सदस्य देश थे संस्थापक, उनमें से एक था भारत। अब जब उनमें से एक था, दूसरा क्या है कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री हैं उन्हें यूएनओ से इतना विश्वास था कि जब वो पहला मुद्दा उनके समय ऐसा आया तो उन्होंने खुद टैकल नहीं किया, वो यूएनओ के पास लेकर गए। तो कहीं ना कहीं हम उनकी आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, हम उनके आदर्श को मानते हैं। दूसरा, यूएनओ की जैसा कि यूएनओ का जो यूएनएससी है उसे पुलिस मैन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, तो वो शांति स्थायित्व लाने का काम करता है। तो कैसे लाएगा वो लाने के लिए उसकी खुद की फोर्स है नहीं। उसके लिए वो क्या करता है कि सभी देश जो सदस्य देश हैं उनके सैनिकों को लेता है। वो सबसे ज़्यादा सैनिक अगर कोई देता है तो भारत देता है। अभी तक भारत के मतलब यूएनओ ने 71 मिशन चलाए हैं, 71, उसमें से 41 मिशन में भारत गया है और 41 मिशन में लगभग 2 लाख सैनिकों को भारत ने भेजा है। और इतना ही नहीं, उसमें से 116 सैनिकों की हमारी मृत्यु भी हुई है। तो इस तरह से देखा जाए भारत का योगदान भी काफ़ी है। और कभी भी किसी तरह की अगर आपदा आती है, विपदा आती है और भारत का अगर नाम लिया जाता है तो भारत जाता है और भारत मदद करता है। तो ये जो अगर सामूहिक रूप से सारे कारण देखें, भारत का स्वरूप देखें या भारत और विश्व का संबंध देखें या भारत और यूएनओ का संबंध देखें, जो मूल्यों को मानने वाला देश है, तो अगर भारत को वीटो दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक मूल्यों को मानने वाले देश को रिवार्ड दिया जा रहा है। अगर भारत को दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी और सेकुलरिज्म का सम्मान करने वाले देश को एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है। इससे एक सकारात्मक वो आएगा। तो ये भारत को दिया जाए। अब दिया जाए, आखिर दिया जाए तो मतलब क्यों आखिर भारत कह रहा है कि हमें मिले, इसका महत्व क्या है? तो महत्व के रूप में यही है कि कभी कभी संधि जो होती हैं या फिर कुछ मतलब कभी कभी उस पर एक तरफा कुछ संधियाँ थोप दी जाती हैं। कभी कभी कुछ ऐसे जैसे पाकिस्तान से कोई दिक्कत हो गई, चाइना से कोई दिक्कत हो गई, तो चाइना उसके खिलाफ हमेशा आ जाता है। तो एक तरफा उस पर जो चीज़ें आरोपित की जाती हैं उनसे बचने के लिए भारत को ज़रूरी है कि भारत को ये सब मिले। दूसरा, कहीं ना कहीं एक ये भी होता है कि जब आपको वीटो पावर मिल जाती है तो आपका इंटरनेशनल रिलेशन में सुधार होता है। जैसे अगर आज देखा जाए तो चाइना के कई पिछलग्गू देश इसी वजह से हैं कि हमें ये बचा लेगा। जैसे पाकिस्तान देख लीजिए, तो इस वजह से जैसे मसूद अजहर को बचाने के लिए चाइना हमेशा समर्थन कर देता है, तो इसलिए भी एक महत्व है। दूसरा, अभी जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जैसे पाकिस्तान में आतंकवाद टेररिज्म को फंड किया जाता है, टेररिज्म को काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार यानी कि मतलब आतंकियों की सरकार है और भारत उनका पड़ोसी देश है। ऐसे में क्या होगा, उन दोनों जो आतंकी देश हैं उन्हें टैकल करने के लिए अगर कोशिश करेगा, किसी आतंकी संगठन को बैन करने की कोशिश करेगा, चाइना वीटो कर देगा। अगर भारत के पास क्षमता है, भारत के पास वीटो, तो इन चीज़ों से टैकल करने के लिए उसके लिए एक सही रहेगा, उसके लिए उपयोगी रहेगा। अब देखते हैं समस्या आ कहाँ रही। जब इतना महत्व है, भारत इतना ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो कहाँ समस्या आ रही है? तो समस्या सबसे बड़ी अगर आ रही है तो ये आ रही है यूएनओ के ढांचे में। यूएनओ चलता है यूएन चार्टर के माध्यम से, और यूएन चार्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी परिवर्तन होगा तो आर्टिकल 108 और आर्टिकल 109 के तहत P5 देशों की सहमति और जो 2/3 मेजोरिटी है यानी कि 193 देशों में से 121 देशों की सहमति मतलब लाजमी है, ज़रूरी है। कोई भी प्रस्ताव ऐसे ही पास होता है वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी हो और 5 देश समर्थन करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा फंसाता है चाइना।
चाइना क्या करता है, चाइना इस बहाने के साथ कि आपने एनपीटी में साइन नहीं किया है, इसको लेकर वो रोक लगाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर भारत को अगर आंतरिक रूप में ही देखा जाए तो कहने की बात है कि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है और काफ़ी सोशल जस्टिस की बात कर रहा है, लेकिन अगर इंडेक्स के आधार पर देखें तो आप देखेंगे कई इंडेक्स पर पिछड़ता हुआ नजर आता है। जैसे अगर ग्लोबल 100 इंडेक्स की बात करें तो 130 में से 116वां नंबर आता है, और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 192 देशों में से लगभग 116 में गिर जाता है भारत। तो कई इंडेक्स में पीछे है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मतलब अगर सबसे बड़ी समस्या है तो चाइना ही है, क्योंकि अगर इस तरह के इंडेक्स की बात की जाए तो कोई भी ऐसा देश नहीं कि जो हर पैमाने पर सटीक ही बैठे, किसी ना किसी पैमाने पर कोई ना कोई कमज़ोर होता ही है। और दूसरा क्या है कि भारत इन चीज़ों में लगातार सुधार भी कर रहा है। लोग कहते, अब जैसे चाइना कहता है कि एनपीटी में साइन नहीं किया, दूसरी तरफ आप उइगर मुसलमानों का अत्याचार कर रहे हैं, तब आप स्थायी सदस्यता ले बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि आप परमाणु की बात कर रहे हैं, परमाणु में आपने उसमें साइन नहीं किया, दूसरी तरफ वहाँ यूक्रेन को वो धमकी दे रहा है रसिया सीधा सीधा कि हम आपको परमाणु बम का हमला कर देंगे। तो ये तो एक तरह से विरोधाभास हुआ। तो इस वजह से अगर मोटी चीज़ अगर देखी जाए, जो सबसे मेन समस्या तो वो चाइना ही क्रिएट कर रहा है। तो ये समस्या है। अगर अब देखते हैं इनका समाधान कैसे किया जाए, समाधान क्या होना चाहिए। तो समाधान के लिए सबसे जो हम पर्सनली समझते हैं, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, भारत को ही देने के लिए देखा जाए, तो पहला तो ये है कि चाइना को टैकल करना होगा सबसे पहले। उसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला कि पहले भारत को 5 साल के अंदर अच्छे से आत्मनिर्भर होना चाहिए। छोटे छोटे सामान जो वो इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, उसमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, और अपना जो इंपोर्ट है चाइना से वो कम करना चाहिए धीरे धीरे। जब आत्मनिर्भर हो जाएगा तो वो चाइना को धमकी भी दे सकता है कि अगर आपने मेरा समर्थन नहीं किया तो हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे। और कुछ जो इकोनॉमिकल जो हमारे कई सारे प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं काफ़ी, वो इस तरह की प्रिडिक्शन भी करते हैं कि चाइना में कुछ सालों बाद मंदी भी आ जाएगी। तो ऐसे समय में अगर भारत जैसा भागीदार अगर व्यापार नहीं कर रहा है तो चाइना जैसा देश कहीं ना कहीं इस चीज़ को नहीं झेल पाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, जैसा कि MTCR की बात की गई है, अगर MTCR का सदस्य है भारत, अगर चाइना भी सदस्य होना चाहता है, चाइना भी चाहता है अपनी मिसाइलों का बेचना खरीदना, तो उसकी सदस्यता दिलाने के लिए भारत को मतलब एक अच्छी भूमिका निभा सकता है। तो इसको लेकर वो ब्लैकमेलिंग कर सकता है। और ये भारत को कैसे मिले उसका समाधान बताया। दूसरा, जो हम आदर्श रूप में सोचते हैं, जो हम सोचते हैं कि जो प्रभावी रूप होना चाहिए और एक आदर्श चीज़ होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि वीटो पावर हो ही ना। थोड़ा हम आगे जाकर बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि आखिर वीटो पावर क्यों होना चाहिए जहाँ, और अगर वीटो पावर हो, अच्छा अगर वीटो पावर है ही, वीटो पावर अगर किसी को देना ही है तो पहली बात उसके क्राइटेरिया स्पष्ट करें कि आखिर आप देंगे किसे। क्या आप जैसे कि कहते हैं कि P5 का मतलब है कि पावरफुल कंट्री है, तो पावरफुल का मायने क्या है? पावरफुल का मायने क्या है कि आपके पास परमाणु बम हो। अगर आप इस तरह की बात करते हैं कि परमाणु बम आपके पास हो, आप परमाणु संपन्न देश हो, तो आप परमाणु प्रसार की बात करते हैं, दो तो एक तरह से खोखली बात हो गई। एक तरफ आप निशस्त्रीकरण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इसकी बात कर रहे हैं कि परमाणु संपन्न हो गए, पावरफुल हो गए तभी मिलेगा। दूसरा, एक तरफ फिर क्या ये क्राइटेरिया हो कि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो? अगर ये हो तो जो भूटान देश है, जो प्रकृति संरक्षण कर रहा है, जो GDP की बात ही नहीं कर रहा है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करता है, जो GDP को मानता ही नहीं है, जो अपने यहाँ पर्यावरण को संरक्षित करने की बात करता है, सतत विकास को लेकर चलता है, उसकी GDP कम है लेकिन वहाँ के लोग खुशहाल हैं, वहाँ पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उसे बिल्कुल वंचित कर देंगे। इसका मतलब आप बिल्कुल वंचित कर देंगे। और अगर आप उसे वंचित कर देंगे तो फिर आप कैसे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं? किस तरह से आप जलवायु परिवर्तन की रोकने की बात करेंगे? तो आखिर पैमाना क्या हो, मिले किसे? तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो आदर्श रूप में हमें लगता है वीटो पावर नहीं होना चाहिए। 193 देश हैं, सभी देश संप्रभु हैं, सभी देश स्वतंत्र हैं। आप सिर्फ इस वजह से कि आप पावरफुल हैं, वो हैं, आप उस देश को स्वतंत्रता को हनन कर देंगे। आप अपने हितों के लिए आतंकियों का समर्थन कर देंगे वीटो पावर लेकर, आप अपने हितों के लिए यूक्रेन पर युद्ध कर देंगे जाकर। लेकिन भाई छोटे छोटे देश, हाँ, या फिर वीटो पावर का अस्थायी बना दिया जाए जो 193 देश में। वीटो पावर हो ही ना। जब आप भाई लोकतांत्रिक मूल्यों आदर्शों की बात करने वाले लोग हैं, जहाँ पर सभी समान हो, वहाँ पर आप 5 लोग अपने मुट्ठी पर कैसे दबाए बैठे सकते हैं? क्यों बैठ सकते हैं? तो आदर्श रूप में होना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना ये है। और अगर हो तो उसकी क्राइटेरिया स्पष्ट हो, उसका सब कुछ अच्छे से स्पष्ट हो, और 5 देशों को मिले। और इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि अगर ठीक है आज भारत को दे दिया, कल G4 की जो जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, भारत इन्हें दे भी दिया,
परसों ऑस्ट्रेलिया बात करेगा, इटली बात करेगा, अर्जेंटीना बात करेगा। फिर अगर आप ये कहेंगे कि परमाणु संपन्न हो जाकर तो हम ईरान परमाणु बढ़ाएगा, वो कहेगा कि हमें दो भाई। फिर परसों पाकिस्तान अपना कुछ करेगा। तो ये होड़ चलती रहेगी, ठीक है। तो जब लोकतांत्रिक मूल्यों आदर्शों की बात करने वाले, समानता बंधुत्व की बात करने वाले और कहीं ना कहीं पूरे देश को समान मानने वाले और लघु संसद बताने वाले यूएनओ को, और एक तरह से उसका रक्षक और संरक्षण बताने वाले की बात करने वाले लोग, कहीं ना कहीं सिर्फ इस वजह से कि कोई देश अगर अपनी प्रकृति को संरक्षण दे रहा है, वो अपनी सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बना रहे, तो आप उसे वंचित कर देंगे। तो ये जायज़ नहीं है, ये नाजायज़, ये असमानता से भरा हुआ है। तो हमें नहीं लगता कि बीतों की कोई प्रासंगिकता है। आज आज वो 1945 का ज़माना नहीं है कि कोई देश कहीं मिसाइल फेंक देगा। आज सभी समान हैं। तो 5 देश जो शक्ति लिए बैठे हैं उसमें सुधार करना चाहिए। और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सुधार करना ही चाहिए, वरना वो अपने अस्तित्व को खो देगा। तो मेरा भी मानना है कि अगर सुधार नहीं किया, अगर बीटो पावर में सुधार नहीं किया, तो यूएनओ का अस्तित्व खो जाएगा और समानता बंधुत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करने वाले लोग ही सबसे बड़े तानाशाह बने रहेंगे और वंचना झिलती रहेगी। धन्यवाद।